चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले से तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन, ठीक ना। बोर मॉडल अपन इसमें कवर करेंगे, ठीक। तो पिछले सेशन में मैंने जैसे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल एकदम लिंक बना के पूरा स्टोरी की तरह पूरा समझाया था, इसमें मैं आपको भी स्टोरी की तरह समझाऊंगा और याद करने के फॉर्मूले सभी तरीके को बताऊंगा, ठीक ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक ना। और पिछले वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में जरूर आपको दे दूंगा, तो उसको भी जरूर आप लोग देख लें, ठीक। इसमें हम बेसिकली कवर करेंगे बोर मॉडल। अब बोर मॉडल से पहले और भी बहुत सारे मॉडल दिए गए थे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मैं बोला आपको शुरू में ही पहले वीडियो में कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको पढ़ाऊंगा, पूरे चैप्टर पढ़ाने नहीं वाला हूं, ठीक ना। बोर मॉडल, अब बोर मॉडल से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल आया। प्लम पुडिंग मॉडल ने बोला कि जो आपका खरबूज तरबूज होता है, ठीक ना, तरबूज में जो भी बीज वाला पोर्शन होता है, जो भी बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो भी खाने वाला मटेरियल होता है वो आपको प्रोटॉन होता है, ठीक। फिर आए अगले रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज कर दिया। कैसे न्यूक्लियस का खोज कर दिया? उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब आ चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे, ठीक ना। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और जेम्स चैडविक ने शायद प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया था। न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने बता दिया। रदरफोर्ड ने क्या किया? किसी गोल्ड फाइल पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग करवा दिया, अल्फा पार्टिकल को फेंक दिया। अब अल्फा पार्टिकल खुद ही भारी हैं। उसने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो भारी है, एक भारी आदमी किसी से टकरा रहा है और पूरी तरह से वापस आ जा रहा है। अब एक भारी आदमी टकराएगा और वापस आ जाएगा तो जरूर अंदर भी कोई उससे भी खूब भारी आदमी हुआ होगा। तो उसने बताया कि गोल्ड फाइल यानी एटम के अंदर उससे भी कोई अल्फा से भी कोई भारी आदमी प्रेजेंट है और उसने उसका नाम न्यूक्लियस दे दिया। उसने ये भी देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल घूम ही नहीं रहे, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चले जा रहे हैं। अब सोचिए हम ऐसे चले, स्ट्रेट कब जाएंगे? जब बिल्कुल खाली स्पेस हो। तो उसने बोला कि एटम के अंदर बहुत सारे स्पेस खाली होते हैं और न्यूक्लियस सेंटर में होता है, क्योंकि एक दो पार्टिकल ही पूरी तरह से वापस जा रहे थे और कुछ पार्टिकल बेंड कर रहे थे कम एंगल पे। तो मानिए ऐसे मैं गया थोड़े से एंगल पे, थोड़ा सा मुड़ गया, थोड़ा सा कम मुड़ूंगा जब कोई आदमी सामने बहुत ही हल्का खड़ा हो, ठीक ना, बहुत ही हल्का आदमी खड़ा हो ताकि मैं उससे टकराऊं और हल्का सा मुड़ जाऊं। पूरा तब मुड़ूंगा जब खूब भारी आदमी खड़ा हो, खूब भारी दीवार ली हो, गया दौड़ा दीवार से टकराया पूरी तरह से वापस, ठीक ना। तो अंदर हल्के पार्टिकल भी होंगे, हल्का पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, खूब भारी पार्टिकल न्यूक्लियस और खूब खाली स्पेस भी होगा, और ऐसा होता भी है। तो था रदरफोर्ड मॉडल। अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल ने यह भी बोला कि जो एटम होता है न्यूक्लियस वो बिल्कुल बीच में होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसने प्लम पुडिंग मॉडल को काट दिया, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते रहते हैं कुछ वेलोसिटी के साथ। एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मैक्सवेल, ठीक। मैक्सवेल ने बोला कि अच्छा अगर ये वेलोसिटी रफ्तार से घूम रहा है, अब हमको पता है कोई भी चीज जब घूमेगा खूब तेज भागेगा तो एनर्जी को रेडिएट करता है। अरे हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही होगी ना, तभी तो हम लास्ट में आकर रुक जाते हैं, नहीं तो ऐसे दौड़ना शुरू कर देते तो जिंदगी भर दौड़ते ही रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी चूंकि कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, मतलब अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और अगर एनर्जी लूज करेगा तो इसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी तो अब इस पाथ को छोड़ के ये इस पाथ में आ जाएगा। अच्छा, और एनर्जी रेडिएट करेगा और धीरा हो गया और पाथ, ऐसे करके वो प्रोटॉन में चला आएगा। ये बात मैक्सवेल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे तो एनर्जी को लूज करेंगे, एनर्जी को लूज करेंगे तो रफ्तार कम होगा, रफ्तार कम होगा तो पाथ कुछ कन्वर्ट करके अब नीचे आ जाएंगे, क्योंकि कम रफ्तार से मूव कर रहे हैं ना। बोर ने आया, पूरी चीज को बदल दिया। बोर ने सबसे पहली बात बोली कि भाई मेरा जो मॉडल होगा वो सभी एटम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, सभी पे मेरा बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं। इसने बोला कि मेरे बोर मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज लोगों पे ही एप्लीकेबल होंगे। क्या बोले सर? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। इसका मतलब कि ऐसे प्रजाति के लोग, ऐसे एलिमेंट जिनमें खाली एक ही इलेक्ट्रॉन। अब सर एक इलेक्ट्रॉन तो खाली हाइड्रोजन में होता है, मतलब खाली हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल होगा क्या इनका लॉ? मैंने बोला नहीं, एक इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर भी हो सकता है। जैसे आपको पता है हीलियम मतलब 2, एटॉमिक नंबर 2। अच्छा, अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो इसके अंदर लोग भी कितने? 2, मतलब एटॉमिक नंबर 2 तो इलेक्ट्रॉन भी 2 और प्रोटॉन भी 2। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन से तो हम एक इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं ना सर, इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकाल सकते हैं। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मतलब ये बन गया He से He+, मतलब He पे सर बोर मॉडल एप्लीकेबल होगा क्या? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन He+ पे होगा क्या? मैंने बोला बिल्कुल, क्योंकि अब मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो अब ये हाइड्रोजन जैसा हो गया। क्या बोला सर? हाइड्रोजन जैसा हो गया तो इसको एक और नाम दे दिया जाता है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब ये हाइड्रोजन जैसा हो गया।
अच्छा सर लिथियम लिथियम की बात करें तो लिथियम 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तब एक बनेगा, तो Li+2 Li पे एप्लीकेबल होगा क्या सर? नहीं, बिल्कुल Li+2 पे होगा क्या? बिल्कुल। अच्छा बेरिलियम सर, बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन मतलब सर 3 बाहर निकाल रहे हैं तो बेरिलियम+3। अच्छा सर बेरिलियम पे लगेगा क्या? नहीं। बेरिलियम+3 पे लगेगा क्या? बिल्कुल। अच्छा सर ऐसे तो किसी भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा ऑक्सीजन 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ऑक्सीजन+7, इस पे लगेगा क्या सर? लगना तो चाहिए बिल्कुल, हाइड्रोलाइक स्पीसीज है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन या इनके 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। कार्बन वाला केस थोड़ा बहुत आप लिंक कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल सकते हैं। तो He+, Li+2, हीलियम प्लस और हाइड्रोजन और बेरिलियम+3 इन्हीं लोगों पे खाली बोर मॉडल एप्लीकेबल होता है। ऑक्सीजन+7 बनाना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं, उतनी एनर्जी हमारे पास होती नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन कि बोर मॉडल एप्लीकेबल किस पे होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे। अच्छा दूसरा इसने बोला बात कि यदि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, अब आपको थोड़ा सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यदि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन कोई तभी करता है जब वो अंदर की तरफ उस पर फोर्स लगता है। जैसे आप एक कोई रुमाल हो, जैसे मेरे पास ही है, मैं आपको समझा दूँ। जैसे मान लीजिए ये रुमाल है, ठीक, इसको मैं खूब टाइट कर देता हूं, खूब टाइट, और मैं इसको थ्रो किया तो देखिए पूरा सर्कल किया, हल्का सा धीरे थ्रो किया तो इतना ही सर्कल किया। कहने का मतलब ये सर्कल तब तक किया जब तक टाइट था, जैसे ही लूज हुआ सर्कुलर मोशन बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि जब ये टाइट था तो अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा था, दैट इज टेंशन फोर्स, और वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा था। जैसे ही ये ढीला हुआ टेंशन फोर्स हो गया 0, टेंशन फोर्स हो गया 0 मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी हो गया 0, तो सर्कुलर मोशन बंद हो गया। देखिए टाइट बिल्कुल पूरा सर्कल, यहां तक सर्कल क्योंकि यहां तक टाइट था, ध्यान दिए तो, ठीक ना। तो कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन करता है इसका मतलब अंदर की तरफ फोर्स होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और फोर्स बोले तो एक्सीलरेशन भी होगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा? जैसे ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ, आपने पढ़ा होगा अर्थ बचपन में, सन के अराउंड घूमता है। कैसे घूमता है? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, कौन? Gm1m2 अपॉन में r²। कोई भी चीज आप कोई भी चीज सर्कुलर मोशन कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर होगा, अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स जरूर होगा। यहाँ पे कौन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स? यहाँ पे होगा अंदर कौन है? प्रोटॉन, प्रोटॉन का पूरा खजाना, पॉजिटिव चार्ज का पूरा खजाना, ठीक ना। एक सेकंड मेरा ब्लू मार्कर, हाँ पॉजिटिव चार्ज का पूरा खजाना, ठीक। और यहाँ पे कौन होंगे? यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन। भाई साहब जब आप पढ़िएगा कि दुनिया में कोई भी दो चार्जेज एक दूसरी पे कुछ r दूरी पे रख दिए जाएं तो एक दूसरे पे अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाते हैं अगर अपोजिट साइन के हुए, मतलब अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक दूसरे पे खींचने वाला फोर्स, एक दूसरे को खींच रहे होंगे, ये भी इसको खींच रहा होगा और ये भी इसको खींच रहा होगा। अब ये फोर्स का तो कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये वाला फोर्स देखिए ध्यान से, खींचने वाला, ये तो अंदर की तरफ लग गया ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर गया। किसकी तरह काम कर गया? क्योंकि ये तो अंदर की तरफ लग रहा है, क्योंकि खींचने वाला अगर यहाँ पे प्रोटॉन होता तो धक्का देने वाला फोर्स लगता, तब सेंट्रीपिटल नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो अंदर लगने वाला फोर्स है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है खींचने वाला। तो कहीं ना कहीं Q1 Q2 है तो इन पे फोर्स लगता है K1 Q2 अपॉन में r², तो फोर्स इज इक्वल टू K1 Q2, और इसको कौन सा फोर्स बुलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब यहाँ पे जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब कि यहाँ पे जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो F सेंट्रीपिटल के बराबर है। अच्छा F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा सर? Q1 बोल लिया। हमको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, प्रोटॉन पे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ही बराबर, तो अगर इस पे चार्ज E बोल दिए तो इस पे भी चार्ज होगा E, लेकिन ध्यान रहे वो एक प्रोटॉन पे होता है, इसके अंदर एक प्रोटॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन एक नहीं है। प्रोटॉन कितना होगा सर? ये कैसे पता चलेगा? भाई एटम को तो इसे खोल के देखेंगे नहीं भाई तुम्हारे अंदर कितना प्रोटॉन है, लेकिन अभी अभी हम बोले कि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इसके घर के अंदर लोग, मतलब अच्छा अगर इसके घर के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। मतलब अगर कल को इसका एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर को Z से दिखाते हैं Z, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी होगा Z। अब हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, तो Z प्रोटॉन पे कितना चार्ज? Ze। तो एक Q1 है Ze, दूसरा है E, तो ये हो गया K Ze इंटू E अपॉन में दूरी
दूरी तो रेडियस के बराबर होगा ना, जो इस एटम का रेडियस होगा, तो आर स्क्वायर k1 k2 अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू होता है, कहाँ पे लिख दे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन कौन सा, सेंट्रीपिटल। सर्कुलर मोशन में पढ़िएगा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो लिखा जा सकता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और आर भी यहां पे कौन सा, इन दोनों के बीच की दूरी, दैट इज आर। तो ये दूसरा फॉर्मूला, दूसरा नहीं पहला, वो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वो कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ये पहला फॉर्मूला जो काम का है। इसी फॉर्मूले के मदद से सोचिए ये फॉर्मूला क्या क्या दे सकता है आपको, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बता सकता है, रेडियस भी बता सकता है जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस फॉर्मूला की मदद से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं। लेकिन सोचिए वेरिएबल कितने, 1 और 2, तो दो वेरिएबल तो हमको तो दो इक्वेशन चाहिए होगा ना। अब एक इक्वेशन तो आ गया, उसने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में होगा यहाँ पे, तो हमने लिख दिया के जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाए सर, तो इसको लिखिए, फिर दूसरा इक्वेशन बात करते हैं उसने जो बोला। अब देखिए अगर थोड़ा मतलब फास्ट लग रहा है आपको, मतलब सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, तो देखिए वीडियो लंबा भी ना नहीं करना है आपको, ठीक ना, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं कि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग देखते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा है तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक, वीडियो छोटा है तो उनके ऊपर एक माइंडसेट बनता है कि छोटे टाइम में हम पढ़ लेंगे, तो एक काम करते हैं पढ़ लेते हैं, ठीक। तो वीडियो चूँकि लंबा ना हो इसीलिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा स्लो पढ़ना चाहिए तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड कम कर दें, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो भी थोड़ा लेंथ छोटा रखना है ना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना, इसलिए जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं बोर मॉडल पे। दूसरा हमने पहला क्या नियम पढ़ा, पहला तो पढ़ा कि हाइड्रोन लाइक स्पेसीज पे एप्लीकेबल होता है, हम वो हमने जान लिया किस पे एप्लीकेबल होता है। दूसरा हमने पढ़ लिया जो आया था के जेड ई स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, ये पहला इक्वेशन। आर से आर काट दे क्या, हाँ वो काट देंगे, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा इक्वेशन, ठीक। तीसरा बात जो इसने बोला जो कि प्रूफ होता है जाके डी ब्रोगली मॉडल में, जो डी ब्रोगली ने बात बोला उससे प्रूफ होता है, ठीक ना। यहाँ पे भी प्रूफ बता सकते हैं कैसे आया, लेकिन अभी कोई लॉजिक नहीं है, ठीक ना। तीसरा बात जो उसने बोला, मैक्सवेल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ऑर्बिट में, एनर्जी रेडिएट करेंगे। इसने बोला कि ऑर्बिट में तो घूमेंगे, ऑर्बिट नाम बेसिकली इसी ने दिया था, ऑर्बिट कि जिसमें भी घूमते हैं उसका नाम पड़ जाता है ऑर्बिट। ऑर्बिट में घूमेंगे, लेकिन सिर्फ वही ऑर्बिट में घूमेंगे, सिर्फ वही ऑर्बिट में घूमेंगे जिनमें इनका मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम भी कौन वाला सर, मोमेंटम दो होता है, एक लीनियर मोमेंटम एक एंगुलर मोमेंटम। जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ पे घूमती है, मतलब कोई एंगल बना के घूमती है, तो जो मोमेंटम डिफाइन होता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब सर हमको पता है मोमेंटम तो होता है एम वी, वो बेसिकली मोमेंटम नहीं, वो होता है लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी, और चूंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कुछ रेडियस भी होगा, तो एम वी इंटू आर, ठीक। मतलब जिनमें इनका मोमेंटम एम वी आर बराबर होगा h अपॉन में 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सर इसका मतलब क्या है इंटीग्रल मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब कि कोई भी चीज किसी का मल्टीपल बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए बाजार में हम गए सामान खरीदने, टॉफी खरीदने का, क्या खरीदने का, टॉफी। हमको पता है एक पैकेट है जिसके अंदर 12 टॉफी है, तो अगर हम आपसे बोलें कि जाइए बाजार से 23 टॉफी खरीद के लेके आइए, तो क्या टॉफी खरीदना पॉसिबल होगा? नहीं। या तो 12 टॉफी खरीद सकते हैं, या फिर 2 पैकेट खरीदिएगा तो कितना टॉफी हो जाएगा? 24। मतलब कहीं ना कहीं इसने टॉफी का 12 का इंटीग्रल मल्टीपल बना दिया। किसका इंटीग्रल मल्टीपल? 12। मतलब या तो आपको 12 मिलेगा, या तो 24 मिलेगा, या फिर 12 3 36 मिलेगा, या फिर 48 मिलेगा। 12 के इंटीग्रल मल्टीपल ही टॉफी आपको मिल सकती है। इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, या इसको कभी कभी लोग क्वांटाइजेशन भी बोल देते हैं, ठीक ना। तो आपको इंटीग्रल मल्टीपल किसका सेट कर दिया? यहाँ पे 12 का। वहीं पे यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल किसका सेट कर दिया? 1 का, ठीक ना। कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन में 2 पाई के। किसका? h अपॉन में 2 पाई के। मतलब कि अगर और h अपॉन में 2 पाई के आगे n लगा दिया, NH अपॉन में 2 पाई। n क्या दिखाता है यहाँ पे? n दिखाता है सेल, नंबर ऑफ सेल,
ये लाइन आप याद रखिए, सिर्फ वही ऑर्बिट में घूमेंगे जिनमें इनका एंगुलर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप पहले ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो जरूर आपका एंगुलर मोमेंटम n की जगह 1 रख दीजिए, H/2π होगा। अच्छा, अगर दूसरे ऑर्बिट में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन आप, तो आपका इंटीग्रल मतलब मल्टीपल 2 सेकंड है, तो n की जगह 2 मतलब 2H/2π होगा। 2 से 2 कैंसिल मतलब H/π होगा। तो अगर आपका एंगुलर मोमेंटम, उल्टा सोचिए, अगर आपका एंगुलर मोमेंटम H π है तो आप पहले में नहीं, आप दूसरे में घूमिएगा, तभी एनर्जी को रेडिएट नहीं कीजिएगा, ठीक ना। ये बोला है इसने, बोर ने, ठीक ना, कि सिर्फ वही ऑर्बिट में घूमेंगे जिनमें इनका एंगुलर मोमेंटम NH। अब एक 2π ही क्यों आता है, 3π क्यों नहीं, 4π क्यों नहीं, 5π क्यों नहीं, डी ब्रोगली में, ठीक ना। H/2π आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा सकता है, एंगुलर मोमेंटम, देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। अब हमको पता है एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr इज इक्वल टू NH/2π। अच्छा, ये r क्या है, रेडियस, तो इसको कैपिटल R थोड़ी देर के लिख देते हैं। ये बन गया दूसरा इक्वेशन, ये पहला और ये दूसरा। इसी के मदद से वेलोसिटी, रेडियस, देखिए दो, इसमें भी रेडियस है, इसमें भी वेलोसिटी है, इसमें भी रेडियस है और इसमें भी वेलोसिटी है। इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपस में भिड़ा के अपन वेलोसिटी निकाल लेते हैं, अपन रेडियस निकाल लेते हैं, अपन टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब सोचिए, स्पीड तो यहाँ से आ जाएगा और डिस्टेंस हमको पता है कि टाइम पीरियड, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मतलब कि टाइम पीरियड कब होगा, जब एक पोजीशन से फिर से वापस इसी पोजीशन पे आ जाए, उसी टाइम को तो टाइम पीरियड बोलते हैं ना। तो अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इस पोजीशन से दोबारा इसी पोजीशन पे आना मतलब कितना डिस्टेंस चलना, सरकमफेरेंस के बराबर 2πr, तो हो जाएगा 2πr अपॉन में स्पीड बोले तो v। तो इससे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड। अच्छा, एक्सीलरेशन सर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभी हम बोले v² अपॉन में r, तो v को रख दीजिए, r को रख दीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अभी आता क्या गया है, बस हम वो लिखवा देते हैं और आपको याद करवा देते हैं। कैसे निकलेगा, कैसे सर, बस इन दोनों इक्वेशन को भिड़ा दीजिए। अगर मान जी आपको वेलोसिटी निकालना हो, जैसे आप घर पे कर सकते हैं, अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो तो एक काम कीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ से v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NH/2π mr। इस वेलोसिटी को उठा के, अच्छा सर यहाँ से क्यों नहीं वेलोसिटी निकालना, क्योंकि देखो यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालना है तो फिर रूट में आया था, क्योंकि यहाँ v² है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता, ठीक ना। तो यहाँ से सिंपल वाला था v, तो v NH/2π mr। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए सर, वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अच्छा सर, अगर रेडियस निकालना होता तो फिर r इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, NH/2π रेडियस mv, ठीक। तो रेडियस को हटा देंगे क्योंकि वेलोसिटी निकालना है तो रेडियस नहीं दिखना चाहिए, तो रेडियस को हटा के इसको लिख देंगे, और अगर रेडियस निकालना होगा तो वेलोसिटी को उठा के इसी फॉर्मूला में इसको लिख देंगे, आ जाएगा, ठीक ना। क्या आता है वो हम लिख देते हैं एक बार, तब तक आप इसको नोट कीजिए, चलिए, ठीक ना। तो क्या क्या आता है आपको, तो दो ही फॉर्मूला था बोर ने जो दिया था, पहला kZd² अपॉन में r² इज इक्वल टू mv² अपॉन में r, और दूसरा अगर कोई पूछे तो यहाँ से आता है, ठीक ना, ये सब चीज़। और दूसरा क्या 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 mvr इज इक्वल टू NH/2π। इन दोनों इक्वेशन को भिड़ा के ये सब चीज़ आता है, ठीक। अब देखिए आता क्या क्या है, मैं वो लिख देता हूँ। रेडियस जो होता है n ऑर्बिट का, n मतलब जितने ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर पहले में घूम रहा है तो n की वैल्यू 1, अगर दूसरे में घूम रहा है तो n की वैल्यू 2, और तीसरे में घूम रहा है तो n की वैल्यू 3, ऐसे सो ऑन, ठीक ना। तो n होता है ऑर्बिट, ठीक ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। सभी ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम H/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उसी में घूमते हैं। 0 पॉइंट जो होता है, मैं वो लिख देता हूँ बेसिकली, 0.529 n² अपॉन में z, वो भी आंसर आर्मस्ट्रॉन्ग में। अच्छा सर, अगर मीटर में चाहिए होगा तो क्योंकि रेडियस मीटर में भी हो सकता है, कुछ नहीं, एक काम करो, हमने क्या पढ़ा था, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर, तो गलत बोल रहा हूँ, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। मैंने वो पहले प्ले लिस्ट में शायद गलत लिख दिया हो तो उसको सुधार लीजिएगा। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, ठीक ना। तो अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में है तो इसको मीटर में बदलने के लिए गुणा कर दीजिए 10 की पावर -10 से, मतलब 10 की पावर -10 सामने लगा दीजिए तो आंसर मीटर में हो जाएगा, ठीक। तो यूनिट प्रॉब्लम है, ये हो गया। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है, इसको मैं याद करने का तरीका, सर याद करने का तरीका तो जरूर बताइएगा, वहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं, तो इतना तो हम भी पढ़ के आए थे, बस जरूर बताएंगे। 2.19 इंटू Z/n, किस में सर, मीटर पर सेकेंड में,
ऊपर वाला आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम बोले थे रेडियस मीटर में नहीं हो सकता क्योंकि एटम छोटा होता है, एटम छोटा होता है तो मीटर में यूनिट बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, ठीक ना, इसलिए आर्मस्ट्रॉन्ग में। और अगर कल को बदलना हो तो 10⁻⁻10 में कर लीजिएगा, मीटर पर सेकंड में, रफ्तार तो मीटर पर सेकंड में। अच्छा तीसरा सर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का बेसिकली जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक ना, लेकिन फिर भी 1.52 इंटू 10⁻−16। देखिए हमको ये वाला याद है, अभी आपको भी याद हो जाएगा, ठीक। किस में टाइम पीरियड, किस में सर, सेकंड में, ठीक। अच्छा अगर सर फ्रीक्वेंसी पूछ दे तो हमको पता है फ्रीक्वेंसी होता है 1 में टाइम पीरियड, तो इसको पलट दीजिएगा, मतलब ये हो जाएगा Z² अपॉन में n³ और ये 1 में 1.52 इंटू 10⁻16, तो 10⁻16 बन जाएगा 10⁻+16। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो कुछ याद करना ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 में टाइम पीरियड। अच्छा अगर आपको ओमेगा भी पूछ दे, ओमेगा क्या होता है 2π फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, SHM में, वेव्स में, इन सभी चैप्टर में ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रोटेशन में, सर्कुलर मोशन में, ये सब में होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है और एंगुलर वेलोसिटी वहाँ पे हो जाता है, यही ओमेगा, ठीक ना। अच्छा 2πf, 2π तो 2π है, f क्या हो जाएगा सर, f यही 1 में रख दीजिएगा, 1 में 1.52 इंटू 10⁻16 Z² अपॉन में n, सॉरी n है ना, n³ तो ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो ओमेगा पूछे, फ्रीक्वेंसी पूछे, ये तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये। और एक और एनर्जी, ठीक ना, एनर्जी वो कैसे होता है, एनर्जी और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नेक्स्ट बोर्ड पे, अभी इतना याद करते हैं। चलिए मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक ना, जो भी पढ़िएगा मेरे साथ पढ़िएगा। ये है रॉ, ये है न और ऊपर है 2 और जेड को हम पढ़ते हैं जॉ। तो देखिए क्या पढ़ लिए, रन टू जेड। इसको याद करने का तरीका क्या, हमने कोड बना लिया रन टू जेड। कोई बोलता है ना रन टू जेड मतलब 2 से जेड तक दौड़ो, रन टू जेड याद रहेगा हमेशा आपको, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा किसमें n⁻2 है, किसमें n है, किसमें n का क्यूब है, क्योंकि देखिए कहीं n का क्यूब भी है, कहीं n ऊपर है, कहीं n नीचे है, तो कंफ्यूजन बहुत होगा, ठीक ना। इसलिए आप याद रखिए रन मतलब जैसे, अच्छा कैसे सोचेंगे कौन सा कोड, रॉ आ गया, रॉ मतलब रेडियस रन टू जेड, रॉ न बोले तो न, टू बोले तो न की पावर 2 मतलब n की पावर 2 और नीचे जेड, खाली जेड, पावर और कुछ नहीं। इसको कैसे याद रखें सर, v से व, जेड से जॉ और n से न। देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक बन गया, वजन मतलब वेट, ठीक ना। तो रन टू जेड, रॉ मतलब रेडियस, तो रन टू जेड, न की पावर 2 जेड। वजन मतलब व आ गया मतलब वेलोसिटी, वजन वेलोसिटी, वेलोसिटी जॉ बोले तो ऊपर जेड, पावर और कुछ नहीं क्योंकि जेड खाली जॉ है, ठीक ना। जॉ का इसे रन 2 था, न के बाद 2 होगा मतलब n का स्क्वायर, खाली जॉ है मतलब अकेला खाली जेड होगा, न नीचे भी न, तो वजन खत्म, ठीक ना। अच्छा इसको सर इसको पढ़ाइए, ये इसको भी पढ़ाते हैं, ठीक ना, जी हो जाएगा आपको। ये तो मिटा दो, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, इसका तो कोई काम ही नहीं है। इसका देखिए, इसका मेरे साथ पढ़िए, ठीक ना। टी मतलब टी बाद में, ठीक ना, n नो ऊपर 3 मतलब तीनों के तीनों, मतलब t बोले तो टाइम पीरियड ऐसे लिखिए, t नो के तीनों मतलब n की पावर क्यूब। z को यहाँ पे जॉ न पढ़िए, यहाँ पे पढ़िए इज्जत, z से इज्जत और 2 को 2। देखिए क्या बन गया शॉर्ट ट्रिक, तीनों के तीनों इज्जत 2 मतलब तीनों के तीनों नीचे इज्जत 2 मतलब जेड का स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद करना है, और टाइम पीरियड का न्यूमेरिकल वैल्यू उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा क्योंकि वो टाइम पीरियड कंपेयर करोगे। आपको जो सवाल पूछेगा बोलेगा सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के टाइम पीरियड का रेशियो पूछो, तो रेशियो पूछते टाइम ये और ये कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी में भी वही काम करेगा, रेशियो पूछेगा। रेडियस निकलवा सकता है, तो रेडियस का तो आसानी है 0.529 इंटू n² अपॉन में रन टू जेड, ठीक ना। तो यहाँ से क्या बन गया, तीनों के तीनों मतलब n की पावर क्यूब, इज्जत मतलब जेड 2 जेड का स्क्वायर, ठीक ना। तो n³ अपॉन में जेड स्क्वायर, तो ये तीनों याद करिए, मेरे साथ बोलिए एक बार, रॉ रेडियस रन n की पावर 2 रन टू जेड, वजन वजन v इज इक्वल टू जेड बाई n। तीनों मतलब तीनों के तीनों मतलब n का क्यूब, इज्जत मतलब जेड 2 n³ अपॉन में जेड स्क्वायर, ठीक। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक ना। अब आगे 2 और फॉर्मूले हैं,
अब देखिए दो फार्मूला और बच जाता है आपके सामने, एक एनर्जी का, एनर्जी मतलब सर जैसे मान जाइए कि कोई इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो कितना एनर्जी होगा सर इसके पास, वो फार्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। फिर से यही सवाल सर, इतना तो हमको भी पता था, याद करवाइए, बिल्कुल करवाएंगे अभी, ठीक ना। ई एनर्जी इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर, 0.529 ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद करना है, दो न्यूमेरिकल, सॉरी गलत -13.6 किसमें सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है सर, एक यूनिट होता है एनर्जी का, जूल, जूल में कन्वर्ट, क्योंकि एनर्जी का फेमस यूनिट जूल भी होता है। अगर सर हमको जूल में कन्वर्ट करना हो तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो, सवाल आ गया ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बोले सर, मतलब जो भी आंसर है, मान जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.67 इंटू 10⁻⁻19 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 16 की मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.67 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, याद करने का तरीका अभी हम सीखेंगे। दूसरा था सेंट्रीपिटल, लास्ट का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, AC इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन में R। अब हमको पता है V बोलिए, V क्या होता है, वजन, वजन Z का स्क्वायर अपॉन में N का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है रन टू जेड, मतलब N स्क्वायर अपॉन में Z, तो यहाँ से क्या हो गया Z स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई Z अपॉन में N स्क्वायर, ये हो गया Z क्यूब अपॉन में N की पावर 4। तो AC इज इक्वल टू Z क्यूब अपॉन में N की पावर 4। सर इसको क्यों याद करवाएं, ये तो सर हम निकाल ही लेंगे। फिर से हम बोले नहीं, हमको तेज बनना है। तेज कैसे बनना है, जैसे मान लीजिए हमसे कोई हमारा नाम पूछा, आपका नाम क्या, मैंने बोला आदित्य कुमार, ठीक ना। अब इसमें कोई टाइम लगेगा क्या बोलने में, या बोलोगे नहीं पेपर कॉपी दो हम सॉल्व करते हैं, आदित्य कुमार नाम प्रूव करते हैं, नहीं ऐसा नहीं ना। तो इसे अगर आपको सामने से किसी ने पूछा भाई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताओ, तो आप थोड़ी उसको बोलेंगे कि कॉपी दो, हम V स्क्वायर अपॉन में डिवाइड करते हैं, लास्ट में Z क्यूब अपॉन में, क्योंकि कितना टाइम तो लग जाएगा ना, दिमाग लगाने में भी, सोचने में भी टाइम लग जाएगा अगर आपका डिवाइड स्ट्रांग है तो। हम तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी ने वेलोसिटी पूछा, वजन Z/N, उसको सामने से बोल दिया Z/N, ठीक। एनर्जी पूछा, उसको सामने जवाब दे दिया। रेडियस पूछा, रन टू जेड, N स्क्वायर अपॉन में Z, तुरंत बोल दिया। टाइम पीरियड पूछा, तीनों के तीनों N क्यूब अपॉन में इज्जत दो, Z स्क्वायर, ऐसे बोल देना है आपको। वैसे ही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एनर्जी के कोडिंग सुन लीजिए, ठीक। E से E, खाली E, N से, अच्छा इसको गलत लिख दें, सॉरी इसको गलत लिख दें, Z स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर, ठीक ना। जिनको पता हो वो जानते होंगे कि गलत हो चुका है, ठीक ना। E, Z को जत, देखिए जैसे गलती अभी हमसे हुआ N स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर, वैसे आपसे भी हो सकता है एग्जाम में, ठीक ना। एग्जाम में और पूरा खेल ही बदल जाएगा अगर आपने Z स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर को N स्क्वायर अपॉन में Z स्क्वायर लिख दिया। तो ये जो कोडिंग याद रहेगा ना, फिर आपको पता चल, जैसे हमको याद था तो पता चल गया गलती, वैसे आपको भी पता चल जाएगा, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, E, Z को जत, इज्जत, दो नीचे या मतलब डिवाइड, ना दो, इज्जत दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बोला जाता है ना, इज्जत दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक ना। तो ई से ई, जेड से इज्जत, दो या ना दो, इज्जत मतलब ई मतलब ई, जत मतलब जेड, दो जेड स्क्वायर अपॉन में या ना दो N स्क्वायर, याद तो हो गया, जेड स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर, इज्जत दो या ना दो। टाइम पीरियड इज्जत दो, तीनों के तीनों इज्जत दो, उसमें हम इज्जत मांग रहे हैं तो वो भी 3 आदमी से, लेकिन इसमें बोल रहे हैं इज्जत दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। अच्छा इसमें मैं एक स्टोरी आपको सुना देता ताकि दिमाग में रहेगा। मान जाइए कि हम क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट में एक जतीन नाम का लड़का है, कौन से नाम का, जतीन नाम का। जतीन नाम के लड़के ने ग्राउंड में चौका मार दिया। अब वो ग्राउंड में चौका मार दिया तो हम आके बताते हैं अपने गांव वालों को, अरे हमारे गांव से एक लड़का गया था खेलने, जतीन, उसने एक चौका मार दिया, ठीक ना। तो ऐसे बोलेंगे लोगों को, ए सुनते हो अपने मन में, ठीक ना, ए सुनते हो, जतीन ने चौका मारा। क्या याद रहेगा आपको, ए मतलब ए, जतीन, जेड 3, चौका मारा, जतीन ने बोले तो N, चौका मतलब 4 और मारा, ठीक ना। तो A इज इक्वल टू जेड क्यूब अपॉन में N4, ए जतीन ने चौका मारा, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको सब चीज़ याद हो गया हो, इसके बाद अगर आप ना भूलें तो जरूर वीडियो को लाइक कर दें। अगले सेशन पे हम लोग पूरा ग्राफ के ऊपर बात करेंगे, ठीक ना।
नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूरा ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ग्राफ कुछ भी पूछ सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ पूछ सकता है, जैसे इसमें पूछ लेगा ए और एन के बीच में ग्राफ बनाइए, तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो ग्राफ के बारे में कैसे कैसे बनता है वो बताएंगे आपको, एनर्जी पूरा बताएंगे, और मतलब पहले ऑर्बिट में कितना एनर्जी, दूसरे पहले से दूसरे में इलेक्ट्रॉन को जाना हो तो क्या होता है, दूसरे से तीसरे में जाना हो तो क्या होता है, ऐसे ही स्टोरी की तरह पूरा याद करवाएंगे आपको, ठीक। और क्या, हाँ लास्ट में अगर पसंद तो लाइक और नीचे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार मेरे साथ चारों के चारों ट्रिक पढ़िए, ठीक ना। कौन सा पहला, रन टू जेड, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन में जेड, रन टू जेड वजन, वी इज इक्वल टू जेड बाई एन, और तीनों इज्जत दो, टी इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन में नो, तीनों के तीनों इज्जत दो, जेड स्क्वायर, ठीक ना। इज्जत दो या ना दो, ई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, इज्जत दो या ना दो, एन क्यूब, ठीक ना, सॉरी एन स्क्वायर, ठीक ना। अगला क्या है, एक्सेलेरेशन, ए जतिन, ए ज तीन, जेड की पावर क्यूब, चौका मारा, एन की पावर 4, ए जतिन ने चौका मारा, ठीक ना। सो थैंक यू फॉर द सेशन।